इंदौर में इन दिनों दो ही बातों की चर्चा है। एक तो कोरोना का बढ़ता संक्रमण और दूसरा भूमाफिया को नेस्तानबूद करने की प्रशासन की कार्रवाई। जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है वह हम सब के लिए चिंता का विषय है। संक्रमितों का आंकड़ा कल 300 को पार कर गया। इसने हमारी चिंता को बढ़ाया है। प्रशासन भी चिंतित है और प्रशासन तमाम एहतियातन उपाय कर रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में ही नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भूमाफिया पर इतनी सख्ती की गई कि जमीनें सरेंडर होने लगी और जमीनें सरेंडर होने के बाद रजिस्ट्री शून्य होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मानिए आप, इससे कितने लोगों को राहत मिलेगी अंदाज लगाइए। इंदौर में 1700 करोड़ की 44 एकड़ जमीन जो है वो सरेंडर भूमाफिया से जुड़े लोग कर चुके हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इंदौर के कलेक्टर श्री मनीष सिंह। मनीष जी, डीजीएनआ न्यूज़ से चर्चा में आपका स्वागत है। सर, कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और आप भी तमाम एहतियातन उपाय करा रहे हैं। नगर निगम का अमला, प्रशासन का अमला, पुलिस भी सख्ती कर रही है। कहीं ना कहीं इसमें लोगों की भी लापरवाही सामने आ रही है। तो आखिर क्या सर तैयारियां हैं इस दौर से निपटने के लिए? क्योंकि एक स्थिति ऐसी थी कि जब इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या, जब आपने ज्वाइन किया था तब कोरोना संक्रमितों की संख्या कम थी, बढ़ी और बहुत आंकड़ा ऊपर गया और उसके बाद धीरे धीरे नियंत्रण में आ गया था, लेकिन अब फिर आंकड़ा तेजी से बढ़ा। तो क्या इस दौर में प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? दिसंबर, जनवरी और मिड फरवरी तक ये आंकड़ा बहुत कम रहा था और लगभग कोरोना बहुत ही एक कम संख्या में निकल रहे थे। 12 फरवरी के बाद से धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हुआ और अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इस समय। दो फ्रंट मेन है इसमें जिसमें कि कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। एक तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट रहता है और दूसरा प्रिवेंशन रहता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हॉस्पिटल्स को फिर से रिकवर करने के लिए बोला गया। बेड्स को सभी हॉस्पिटल से रिकवर कर भी लिया है। लगभग 5,500 बेड संख्या है सब मिला करके, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में भी कैपेसिटी बढ़ गई है। अरविंदो ने 1400 कैपेसिटी कर ली है अपनी, तो संख्या बढ़ गई है। 5,500 बेड्स हैं और उसमें भी पूरी तैयारी डॉक्टर्स ने कर ली है कि अगर मरीज आएंगे तो उनका इलाज किया जाएगा। दूसरा जो प्रिवेंशन आता है, प्रिवेंशन में एक तो जो प्रतिबंध लगाने हैं शहर में, एक मास्क का कंप्लायंस हो गया और तीसरा वैक्सीनेशन हो गया। तो तीनों फ्रंट में ही काम चल रहा है। पहले मास्क के लिए प्रयास किया था हम लोगों ने, पर चूँकि कहीं ना कहीं मास्क को लेकर के लापरवाही बहुत ज़्यादा रही लोगों की और स्पॉट फाइन भी उन पर असर नहीं कर रहा था। उसके बाद प्रतिबंध लगाए गए। रात में 10 बजे का जो प्रतिबंध है, व्यावसायिक संस्थान बंद किए गए हैं। शादी ब्याह बारात में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, फार्म हाउस की पार्टीज़ पूरी प्रतिबंधित की गई हैं। होटल के हॉल्स में पार्टीज़ प्रतिबंधित की गई हैं। ये सब किया, जिसका 1-2 दिन का भी इफेक्ट अभी शुरू हुआ है इसमें। इसका असर क्या रहेगा ये 10-15 दिन बाद ही थोड़ा समझ में आएगा ये। और वैक्सीनेशन को भी हम लोग स्पीड अप कर रहे हैं। आज हम लोग ने मीटिंग बुलाई है और वैक्सीनेशन को लार्ज स्केल पे करने की ज़रूरत है। आपने ऐसा कहा भी है कि 25,000 तक आंकड़ा लाना चाहिए कि 25,000 लोगों को हम प्रतिदिन वैक्सीनेट कर सकें। तो क्या स्थिति, इतनी व्यवस्थाएं जुटा पा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ केंद्र तो बहुत खोल लिए हैं। आज हम लोगों ने 70 करीब और बढ़ाए हैं, तो लगभग ग्रामीण और शहर मिला के 200 से ज़्यादा केंद्र हैं जहाँ पर कि हम लोग का वैक्सीनेशन कल से शुरू हो जाएगा। अभी भी 140-150 में हम लोग केंद्रों पे हम लोग कर रहे हैं वैक्सीनेशन, प्राइवेट और सरकारी मिला करके। इसमें मास मोबिलाइजेशन करने की ज़रूरत है, लोगों को समझाइश देने की ज़रूरत है कि कोरोना तो ये किसी न किसी फॉर्म में स्ट्रेन में आता रहेगा। इसका उपाय केवल वैक्सीनेट कराना है अपने को। 28 दिन बाद सेकेंड वैक्सीनेशन है और तीसरा मास्क की सावधानी है। तो ये बहुत ज़रूरी है शहर के लिए। जो आज अगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण कोई 2 एक्टिविटी शहर को ध्यान देने की ज़रूरत है, नागरिकों को ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वैक्सीनेशन जरूर करा लें। अपने घर में बुज़ुर्गों का, अपने परिचितों का, रिश्तेदारों का, अगल बगल का सबका वैक्सीनेट कराएं। प्लस मास्क को सावधानी से पहने, ठीक से पहने। चिकित्सा विशेषज्ञों से भी आप सतत संपर्क में हैं, उनसे लगातार आपकी बात हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार जो दौर है उसमें कोरोना ज़्यादा संख्या में, एक परिवार में यदि किसी को हो रहा है तो उससे जो कनेक्टेड व्यक्ति हैं वो बड़ी संख्या में इफेक्ट हो रहे हैं। हालांकि इसकी तीव्रता कम है। तो क्या आपके पास क्या आकलन आ रहा है चिकित्सा विशेषज्ञों का? आपने बिल्कुल सही बोला। संक्रमण की पेस ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा जल्दी इन्फेक्ट हो रहे हैं, पर उसमें एसिम्प्टोमेटिक बहुत आ रहे हैं। जो आपने बोला तीव्रता कम है, तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत हैं। पर कोरोना हर बॉडी में अलग तरह से रिएक्ट करता है, जो हम लोग का अनुभव है पिछले 1 साल का। हम लोगों ने 24-25 साल की उम्र के लड़के को भी बहुत गंभीर रूप से पीड़ित देखा है और 70 साल के व्यक्ति को भी कोरोना होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पर हाँ, ये बात सही है कि इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है।
जो अभी हो सकता है डिफरेंट स्ट्रेन हो, जिसका रिसर्च चल रही है अभी। और दूसरा, तीव्रता थोड़ी कम है, किंतु लापरवाही जब होती है कि घर में गलत डॉक्टर से इलाज करा लिया है, घर में रहे और आपका लंग इन्वॉल्वमेंट 10-15% से ज़्यादा हो गया, तो फिर दिक्कत आती, बहुत तेज़ी से डिटोरेट होती है कंडीशन। इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है इसमें। इस दौर में भी क्या पूर्व की तरह इंदौर के जो 2 बड़े अस्पताल हैं, अरविंदो हॉस्पिटल और इंडेक्स हॉस्पिटल, क्या इसमें कोरोना संक्रमितों के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी? देखिए, पिछली बार जब अप्रैल मई में ये व्यवस्था की गई थी, उस समय सुपर स्पेशलिटी, MRTB, चेस्ट टीबी वार्ड और MTH में ऑक्सीजन की लाइंस नहीं थी, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, सुपर स्पेशलिटी चालू नहीं हुआ था। किंतु अब लगभग 1000 बेड हम लोगों के पास में, 1000 बेड से ज़्यादा हम लोगों के पास में ऑक्सीजन के इन चारों अस्पतालों को मिला के मौजूद हैं। ये एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है कि इंदौर में अब सरकारी अस्पतालों में इतनी ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, और जैसा आपने बताया कि ऑक्सीजन की लाइन्स हो चुकी हैं, ICU जो है वो पूरी तरह से तैयार है। तो ये भी एक कारण है कि जिसके कारण अब निजी अस्पतालों पे ज़्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अब जो है सरकारी अस्पताल ही लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगे। जो ऐसे वर्क हैं जो पे नहीं कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनके लिए सफिशिएंट फैसिलिटी है जो इसमें जाकर कर सकते हैं। और 150 हम लोगों ने अरविंदो में अभी ICU और HD बेड्स लिए हुए हैं गंभीर श्रेणी के पेशेंट्स के लिए। और बाकी सब जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज में शुल्क है और जो भी कॉस्ट है वो देनी होगी। उसकी भी हम लोगों ने एक बेस लाइन कैपिंग कर रखी है कि परसेंटेज वाइज उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। सब अस्पताल उसको फॉलो भी कर रहे हैं, तो उसमें भी अस्पताल मनमाना दर नहीं लगा सकते हैं। अगर किसी को शिकायत होती है तो CMHO के पास जा सकते हैं और उसको चेक करा सकते हैं। सर, अस्पतालों पे नियंत्रण के लिए तो आपने बहुत प्रभावी व्यवस्था कर दी, जैसा आपने भी कहा कि अस्पताल मनमाना शुल्क नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो कोरोना की जो संक्रमण रोकने की जो दवाइयां हैं या जो प्रभावित होता है उसके इलाज में जो दवाइयां काम में आती, उसको लेकर आपने देखा था कि जब कोरोना चरम पे था, कोरोना संक्रमण, तब बड़ी लोगों को दिक्कत हुई थी, बहुत महंगी दरों पे दवाइयां मिली थी। तो क्या दवाइयों पे उचित मूल्य पे मिल सके, इस पे नियंत्रण के लिए आपने कोई प्रभावी व्यवस्था की? मेन रेमडेसिविर की शिकायत आई थी उस समय कि रेमडेसिविर में काफ़ी कॉस्ट पे लोगों को मिल रही थी। रेमडेसिविर की जो एक्चुअल कॉस्ट डीलर को आती है, जो उसमें MRP मेंशन रहती है, वो कहीं 1 गुना किसी कंपनी में, किसी में 2 गुना, किसी में 3 गुना, इस प्रकार का डिफरेंस रहता है। तो हम लोगों ने उसमें भी कैपिंग की थी कि जो डीलर को कॉस्ट मिल रहा है उससे पर्टिकुलर प्रतिशत तक बढ़ा के वो अस्पताल को देगा और अस्पताल उसी दर में लगाएगा उसको। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई है रेमडेसिविर के बारे में। अन्य ब्रांड्स की मेडिसिन तो सामान्य मेडिसिन से बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, वहाँ कंपटीशन भी है। वहाँ पर अगर वहाँ कोई पर्टिकुलर कंपनी ज़्यादा की कीमत पर देगी तो लोग दूसरी कंपनी खरीदेंगे, इसलिए वहाँ पर मार्केट फोर्सेस अपने आप वर्क करती हैं। रेमडेसिविर अकेले में दिक्कत थी, वो हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया था उसको। इंदौर में जनता को परेशानी से बचाने के लिए, मैं तो यही कहूँगा कि जनता को परेशानी से बचाने के लिए, क्योंकि जिस तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा था, भीड़ भरे इलाकों में प्रशासन की, पुलिस की और नगर निगम की तमाम समझाइश के बावजूद लोग मान नहीं रहे थे, बिना मास्क के बाज़ारों में निकल रहे थे, बड़े आयोजन होने लगे थे। तो आपने इंदौर में एक व्यवस्था की कि प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करके रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाज़ार बंद करके जरूरी सुविधाएं जहाँ हैं उनको जारी रखा, बाकी बाज़ार बंद करने का निर्णय लिया। क्या इंदौर में जो हालात बन रहे हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कि वीकेंड पे लॉकडाउन की नौबत आ रही है, या इंदौर में और कड़े निर्णय प्रशासन को लेना पड़ सकते हैं? सख्ती से जो अभी ऑर्डर्स हुए हैं इसे कंप्लायंस कराना होगा। मास्क ऐसी चीज़ है कि अगर लोगों ने मास्क ईमानदारी से पहन लिया, जैसे अभी 2 दिनों कुछ फ़र्क दिखा है, अभी अगर अभी पहले आज से 3 दिन पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में फ़र्क है लोगों के उसमें मास्क कंप्लायंस में, पर मास्क ठीक से पहन लिया तो मेरे ख्याल से चीज़ें नियंत्रित हो जाएंगी 10-15 दिन के बाद। पर अगर लापरवाही लोगों के द्वारा की गई तो फिर थोड़ा समस्या आ सकती है। फिर दूसरा एक मुद्दा है मनीष जी, बड़ा भूमाफिया के खिलाफ असरकारक कार्रवाई का। इंदौर में भूमाफिया के खिलाफ कई बार कार्रवाई हुई और बड़ी चर्चा में रहती है इंदौर में भूमाफिया के खिलाफ जो भी प्रशासन की कार्रवाई होती है। लेकिन इस बार की कार्रवाई में फ़र्क ये है कि आप उन लोगों को जिन्होंने आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगा के प्लॉट खरीदा था और भूमाफिया की साजिश के तहत प्लॉट नहीं मिल पा रहे थे, उन्हें प्लॉट भी दिलवा रहे हैं। इस मकसद में आप कितने सफल होते दिख रहे हैं अपने इस मकसद? देखिए, मकसद सरकार का, प्रशासन का केवल एक है कि जो पीड़ित लोग हैं जिनको की रजिस्ट्री है प्लॉटों की और उनका अधिकार निर्मित हो चुका है एक भूमि के ऊपर और उनको वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, या उस पर रजिस्ट्री, उसके ऊपर दूसरी रजिस्ट्रियाँ करा करके उसको उलझा दिया गया है, उसको सुलझा के पात्र पीड़ित लोगों को हम लोगों को रजिस्ट्री का जो उनका अधिकार है उसको अधिकारों को दिलवाना है। वो राइट है उस व्यक्ति का, हम लोग उस पर कोई अलग से नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति का जो अधिकार है इस वर्तमान रूल ऑफ लॉ के तहत
उसका ही अधिकार हम लोग दिलवा रहे हैं उसको। इसमें हम लोग का एक फोकस्ड है कि प्लॉट दिलवाना है हम लोगों का। इस बार ये ध्यान रखा गया कि अनावश्यक एफआईआर नहीं की जाए जब तक कि ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न कर रहा है किसी प्लॉट दिलवाने की इस प्रक्रिया में, जो अधिकार है जनता का। जो अयोध्यापुरी पुष्प विहार में या हीना पैलेस में भी जो एफआईआर हुई थी उस समय, उसमें भी जनता ने ऑलरेडी गई थी। हम ही लोगों से जब संपर्क किया था, जब माननीय हाडिया जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे, माननीय हाडिया जी ने इन लोगों से मिलवाया था। हाँ, तो हम लोगों ने इन लोगों को बोला कि आप जाके सफाई शुरू कराइए, और कहीं ऐसा नहीं था कि एफआईआर करानी है। पर जब ऐसी एक्टिविटी शुरू हुई अनधिकृत लोगों के द्वारा कि कोई हाईकोर्ट में जा रहे हैं, गलत तरह के आरोप लगा रहे हैं मेंबर्स के ऊपर, कोई भोपाल जा करके प्रयास कर रहे हैं कि रुकवाना, तब फिर ये एफआईआर करनी पड़ी। क्योंकि अल्टीमेटली क्रिमिनल एक्ट था। किसी की भूखंड की रजिस्ट्री के ऊपर रजिस्ट्री करा देना, सीधे सीधे जो विक्रय जो करा रहा है रजिस्ट्री वो भी 420 का अपराधी है, और जो खरीद रहा है वो 120 का आरोपी है, संगमत होकर कर रहा है वो। तो फिर हम लोगों ने एक्ट किया और कार्रवाई करी। पर हम लोग का मेन फोकस प्लॉट का अधिकार दिलाना है लोगों को, जो लीगल राइट है। और अभी हम लोगों ने जो ली है अयोध्यापुरी में, लगभग 80-90% काम हो गया है। पुष्प विहार में 1150 प्लॉट है। लगभग आंकड़ा हम लोग को जा रहा है कि 900 तक उसमें जेन्युइन लोग हैं। एक ही परिवार के बहुत लोग हैं, कुछ नसीम हैदर ने गलत रजिस्ट्री करा दी, उनको नहीं दे सकते हैं। 900 तक का आंकड़ा उसमें चला जाएगा। तो अभी होता दिख रहा है काम अभी। सर, पुष्प विहार को आपने भू माफिया के कब्जे से तो मुक्त करा दिया, लेकिन क्या पुष्प विहार के जो प्लाट धारक हैं उनका मकान बनाने का सपना भी इस मुहिम के बाद पूरा हो पाएगा? देखिए, पहला ये किया है कि जो उस पर अनधिकृत रजिस्ट्रीज हो गई थी 4 एकड़ 5 एकड़ के इस पैचेज में, उनको हम लोगों ने उनकी मंशा क्लियर कराई है। कुछ पे एफआईआर की है, कुछ से मंशा लिखवा के सिविल कोर्ट में केसेस लगवाए हैं। जिन पे एफआईआर की गई है वो एफआईआर को आधार बना करके कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है अपनी सोसाइटी के माध्यम से कोर्ट में, सिविल कोर्ट में रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए आवेदन लगा रहा है। वो हो जाने से नीचे के लोगों का ऑलरेडी डेवलपमेंट था वहाँ पर, जब हम लोगों ने सफाई की उसकी, वहाँ के मेंबर्स ने सफाई की, तो डेवलपमेंट निकल के आया और लोगों को लेआउट डाल करके भूखंड का आधिपत्य वहीं के संस्था के माध्यम से हम उन्होंने लिखित में दिलवाया है। लगभग इनका माना जाए कि 80% काम हो गया है। कुछ उनके डेवलपमेंट के जो गैप्स हैं उसको भी वहाँ के सदस्य लोग सोसाइटी के माध्यम से मिलकर वो लोग कर रहे हैं। अब एक बचता है आईडीए की स्कीम का मामला। ये सब चीज़ें हो जाएं उसके बाद उसका भी सॉल्यूशन है, उसको फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग। क्योंकि 171 में ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। श्री महालक्ष्मी को हम लोगों ने टैकल किया है, न्याय नगर को भी कर रहे हैं, एक दो कोई त्रिशला नाम, एक और कोई कॉलोनी त्रिशला है, उसको भी देखेंगे क्या है इशू है। तो जितनी भी कॉलोनीज ऐसी हैं जो विवादित हैं और जिसमें कि अनधिकृत लोग जिसमें कब्जा किए हैं, जिसको कि प्रचलित भाषा में भूमाफिया बोलते हैं, उन लोगों से वो जितनी कॉलोनीज क्लियर हो जाती हैं, फिर उस स्कीम के बारे में भी हम लोग सोचेंगे। इसीलिए हम लोग फोकस 171 की कॉलोनीज कर रहे हैं। पुष्प विहार है, श्री महालक्ष्मी है, न्याय नगर है, कि उस स्कीम के बारे में भी निर्णय लिया जा सके। अगर ये ज़मीनें निकल जाएंगी सब गलत लोगों के हाथों से, एक्चुअल लोगों के हाथ में चली जाएगी, तो स्कीम के बारे में निर्णय लेंगे उसके बाद। ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है और बहुत सकारात्मक जिसके नतीजे आ रहे हैं कि भूमाफिया से जुड़े लोगों ने जो ज़मीनें सरेंडर करना शुरू कर दी, सरेंडर करने के बाद आपने उसको रजिस्ट्री शून्य कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। साधारण सभाएं हो चुकी देवी अहिल्या की, मजदूर पंचायत संस्था की, और आगे की प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का दौर चल रहा है। क्या लगता है कि ये सारा जो दौर है कि जिसमें ज़मीनें सरेंडर हो रही, रजिस्ट्री शून्य हो रही, इससे मतलब इस प्रक्रिया से कितने प्लाट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे कि आप 1000-1500 कितने लोगों को और एक्सप्लोरेट कर पाएंगे इस प्रक्रिया में? देखिए, जो इन सब सोसाइटीज़ में 12 सोसाइटी हम लोगों ने चयनित की जिसमें 10,000 से अधिक प्लॉट विवादों में हैं, जिसको सुलझा रहे हैं हम लोग, प्रयास कर रहे हैं सुलझ जाएं सभी में। इन सभी प्लॉटों की रजिस्ट्री हो चुकी है ओरिजिनल मेंबर्स को, और ये सब रजिस्ट्री 2005 के पहले की अधिकांश है। ये जो पहली रजिस्ट्री प्लॉट की होती है उसका ही वैधानिक अधिकार होता है, जिसको कि हम लोगों ने मौके पे सोसाइटी ने जो काबिज कराया है, अभी पुष्प विहार में हो गई, अयोध्यापुरी में हो गई, उसका मुख्य अधिकार है उस प्लॉट के ऊपर। उसके ऊपर जो रजिस्ट्री हुई थी उसका उन लोगों ने मंशा जाहिर की कि हम इसको सरेंडर करना चाहते हैं। उन लोगों ने कोर्ट में आवेदन लगाया या प्रोसेस में है, उसमें कोर्ट की उनकी पिटीशन में सपोर्ट के लिए सोसाइटी भी बोल रही है एजीएम के बाद कि हाँ सभी गलत रजिस्ट्री थी, और इसको कोर्ट में वो भी आवेदन लगाने वाले हैं। अब जो एजीएम को मीटिंग हुई है उसके प्रोसीडिंग के आधार पर वो जो कार्रवाई हो रही है पूरी, वो ऑलरेडी जो हम लोग कब्जा दिला चुके हैं उनको भविष्य में कोई लीगल और झंझट ना आए उन सदस्यों को, उसको प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं। वैसे उससे कोई अधिकार इन लोगों का निर्मित नहीं हो जाता है। जब ओरिजिनल लोग अपने काबिज हो गए हैं प्लॉट में तो उनका राइट बन चुका है, और उनका लीगल लॉ में भी वो। सपोज अयोध्यापुरी में 4 एकड़ ज़मीन
अगर सोसाइटी ने बेच दी थी तो उस 4 एकड़ जमीन को बेचने का असर कहीं ना कहीं वहाँ के समिति के सदस्यों के हितों पर तो पड़ रहा था। कुछ सदस्यों को तो प्लाट कम मिल रहे थे। तो आपकी, मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया जो जमीनें सरेंडर हो रही है, 40-44 एकड़ जमीन सरेंडर हो चुकी है जिसकी आप रजिस्ट्री शून्य करा रहे, उससे 1000-1200 लोगों को तो एक्स्ट्रा प्लाट मिल ही जाएंगे ना। जैसा, हाँ बिल्कुल सही है। जैसे अयोध्यापुरी की आप बात करें, जो 4 एकड़ ज़मीन जो रजिस्ट्री हुई थी जिसमें एफआईआर भी की है, उसके नीचे 96 प्लॉट्स थे और वो 96 प्लॉट्स में रजिस्ट्री बहुत पहले हो चुकी थी मेंबर्स की। तो वो रजिस्ट्री का अब हम लोग, जब ये एजीएम हो गया है, इसको कोर्ट में लगाएंगे और वो सिंप्लेक्स कंपनी थी शायद, वो उसकी कंपनी का कैंसिलेशन का अनुरोध करेंगे एफआईआर लगा करके उसमें। तो उससे 96 जब प्लॉट में भविष्य में, क्योंकि वो अनधिकृत लोग हैं वो लोग, वो भविष्य में विवाद पैदा नहीं कर सकते हैं, इसको इस निराकरण करा रहे हैं। पर आपका कहना सही है कि 44 एकड़ ज़मीन में 1500 से ज़्यादा ऐसी होंगी जो कि कई जगह बड़े छोटे प्लॉट भी थे जो ज़मीनें मुक्त हुई होंगी। अब जैसे श्री राम गृह निर्माण संस्था, वो तो पूरी की पूरी बेच दी थी इन लोगों ने। तो अब वो जब पूरी ज़मीन कैंसिल हो रही है तो उसमें काफ़ी 500-700 संख्या में उसमें प्लॉट्स निकलेंगे उसमें। इस दौर में देखने में आ रहा है कि जैसे देवी अहिल्या की साधारण सभा थी, उस दिन में मौजूद था कि ये जो अभियान शुरू किया, इसके बाद कई ऐसे लोग आने लगे हैं जो कह रहे हैं कि हमने फलाने साल में इतना पैसा जमा करा था। तो आखिर मतलब जैसा आपने बोला कि हक तो उसी का है जिसके नाम पहली रजिस्ट्री हुई है, लेकिन कई लोग आ रहे हैं कि जिन्होंने बोल रहे हैं हमने 25 साल पहले पूरा पैसा जमा कर दिया था प्लाट के लिए, हमारे को ये भूखंड क्रमांक हमारा फलाना था, इसकी फलाना साइज थी। तो आखिर इन लोगों के साथ क्या होगा फिर? इसमें 2 तरह के केसेस हैं। एक तो ये है कि लोगों ने रसीद काट दी सोसाइटी से और पैसा जमा करा लिया, और जो गलत कराया उस समय सोसाइटी की जो भी करता धरता थे उन्होंने, और सोसाइटी भी की रसीदों में जो पैसा जमा कराया उसके अलावा भी उन लोगों ने पैसा लिया, ऐसे मेंबर्स को बोल रहे हैं उसमें। एक उस कैटेगरी के लोग हैं जिनको कि बाद में इन्होंने प्लॉट अलॉटमेंट की रसीदें भी दी थी कि हमने इन प्लॉट नंबर के अगेंस्ट में पैसा जमा कर रहे हैं, उसके पहले रजिस्ट्री हो चुकी थी। ये जो केस है, इस तरह के चूँकि पहले रजिस्ट्री हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने सदस्यता बनाई, उस प्लॉट के अगेंस्ट में पैसा लिया, तो इनका राइट लीगली क्रिएट नहीं होता है। उसमें ये होगा कि इन लोगों की राशि वापस होनी चाहिए। दूसरे केसेस वो हैं कि किसी व्यक्ति ने एक पर्टिकुलर तारीख को पूरा पैसा जमा कर दिया था और उसके बाद की तारीख में दूसरे को रजिस्ट्री हुई है, वो एक जांच का विषय बनता है। तो ऐसे सेकंड कैटेगरी केसेस बहुत कम हैं, उनको हम लोगों ने होल्ड पे रखा हुआ है। जब मेजॉरिटी क्लियर हो जाएगी उसके बाद फिर उनको देखेंगे आगे क्या करना है। क्या इंदौर का जिला प्रशासन राज्य सरकार को कोई ऐसी पहल करने जा रहा है कि ये जो सोसाइटियों की ज़मीनों की बिक्री बहुत आसानी से हो जाती है, भविष्य में ये न हो पाए, इसके लिए कोई पहल आप सरकार के स्तर पर कर रहे हैं? 98-99 में एक सहकारिता विभाग का आदेश हुआ था जिसमें कि ये बोला गया था कि जॉइंट रजिस्टर या डिप्टी रजिस्टर एक परामर्श दे सकता है सोसाइटीज़ को अगर वो ज़मीन उसकी आवश्यकता की नहीं है। यह संभावना हो सकती है कि अगर 800 सोसाइटी हैं तो 800 सोसाइटी में 2-5 सोसाइटी ऐसी हों जिनकी ज़मीनें उनको आवश्यकता नहीं हो, उतने मेंबर्स नहीं हो उनके, या कोई दूसरे इशू हो, तो उसमें सोसाइटी को बेचने की आवश्यकता पड़ सकती है। पर कहीं ना कहीं उस आदेश का पूरा तरह से दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग सरकारी मशीनरी ने भी किया, दुरुपयोग कॉलोनाइजर्स ने भी किया। उसमें एन के प्रकरण और व्यवस्था ऐसी बनी कि मैनेज कर लेते थे कॉलोनाइजर्स और उसको अलग लैंड यूज़ बतला के। कई केसेस तो ऐसे भी देखने में आए जिसमें कि रेजिडेंशियल लैंड यूज़ था 2005-06 को और उसको कृषि बतला करके वो परमिशन दे दी गई कि कृषि भूमि हमें आवश्यकता नहीं है, इसको बेचा जाए। कई जगह कृषि भूमि बतला के और भी बिक्री हुई और बाद में उसी जगह कॉलोनी कट गई, उसी जगह मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बन गई। तो ऐसे केसेस आए हैं जिसको कि चेंज करने के लिए जब अभी कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी तो प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हुआ था। उसमें उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है सहकारिता विभाग को कि इसको तत्काल चेंज किया जाए, ख़त्म किया जाए। सर, ऐसा कहा जाता है कि इंदौर के भूमाफिया के हाथ बहुत लंबे हैं और इन पर आसानी से हाथ नहीं डाला जा सकता। ये पूरी जो पिछले 20 दिन से 25 दिन से कार्रवाई चल रही है और हमने तो मुख्यमंत्री को ये कहते हुए भी सुना है कि ज़रूरत पड़े तो इन पीड़ित लोगों को आउट ऑफ द वे जाके भी मदद करवाइए। तो क्या इस बार की पूरी कार्रवाई में कहीं किसी लेवल से भूमाफिया ने किसी तरह का कोई प्रेशर बनाने की कोशिश की? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी स्ट्रांगली एंटी भूमाफिया अभियान चला रहे हैं और सभी विधायकगण, सांसद जी, सभी लोग चाह रहे हैं कि ऐसे माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई हो, पूरे प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, हर जिले में हो रही है, इंदौर में थोड़ा ज़्यादा बड़े अमाउंट में ये संख्या है इनकी, तो मेरे ख्याल से ऐसे में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कोई इस तरह का दबाव बनाने का प्रयास करे। पर ये भी मैं बतलाना चाहूँगा कि जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है और जहाँ जनता प्रभावित है हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, वहाँ उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसी जनता के लिए सोच करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब निर्देश दिए हैं। ये तो जनता की ताकत के आगे
कोई भूमाफिया की ताकत नहीं चल सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इंदौर में ये सब जो ज़मीनों का घालमेल हुआ है, ये टाउन कंट्री प्लानिंग, कोऑपरेटिव, विकास प्राधिकरण, रेवेन्यू और सोसाइटी के कर्ता धर्ताओं की मिलीभगत से हुआ। उसके बिना ये संभव नहीं था। इस पर अंकुश लगाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? जो आपने सोसाइटी का प्रश्न पूछा था बड़ा अच्छा था कि जो परामर्श वाला सर्कुलर था 1999 का, जैसे वो सर्कुलर का निरस्त हो जाता है तो ये ख़त्म हो जाएगी बात कि कोई भी जेआर जॉइंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार ये अधिकार रहे कि कोई सोसाइटी की ज़मीन बेचने के लिए वो परामर्श दे सके। वो ऐसे ही डीएमओ की क्लैरिटी होना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि नियम क्लियर होने चाहिए और नियम बहुत क्लियर भी हैं। कहीं ना कहीं कुछ ग्रे एरियाज़ को आधार बना करके और वाया मीडिया निकाल के जो की हैं चीज़ें, उसमें अधिकारी परेशान भी हुए हैं। ये आपका कहना सही है कुछ मायनों में कि बगैर सरकारी डिपार्टमेंट्स की मिलीभगत से इस तरह से जो कॉलोनाइजर्स हैं, गलत लोग हैं, ये पनप नहीं सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। वो मनीष जी, जिस तरह से आपने भूमाफिया की कुंडली तैयार की है और आपकी फिंगर टिप्स पे है कि इंदौर में किस भूमाफिया ने कहाँ कैसी गड़बड़ी की है, उसी तरह क्या सहकारिता विभाग या अन्य विभागों के उन अधिकारियों की भी कोई कुंडली आपके पास तैयार है जिन्होंने इस पूरे ज़मीन के घालमेल में लोगों के हितों के साथ कुठाराघात किया? देखिए, अभी हम लोगों का फोकस जो चल रहा था केवल प्लॉट देना है इनको, इन लोगों को प्लॉट देने में जहाँ बाधा उत्पन्न होगी वहाँ उन संबंधित अशासकीय व्यक्तियों के खिलाफ या आवश्यकता पड़ेगी तो शासकीय व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर करने में चूकेंगे नहीं हम लोग। एफआईआर पहले ही अभियान हुए हैं, बहुत एफआईआर बहुत हुई हैं और बहुत ज़्यादा जांचें भी हुई हैं, पर अगर हम कलेक्ट्रेट की फाइल्स में देखें तो कोई भी जांच ऐसी नहीं हुई है जिसमें कोई निष्कर्ष निकले जिसमें। तो अभी हम लोग फोकस तरीके से सोसाइटीज़ ले रहे हैं। उसमें भले टाइम लग रहा है, हम लोगों को एक महीना लगता है करीब 3-4 सोसाइटी क्लियर करने में, पर उसको रुक करके करा रहे हैं और भूखंडधारियों को भूखंड दिलवा रहे हैं। इसमें जो भी लोग आते हैं जिन्होंने त्रुटि की है इसमें, अगर वो स्वेच्छा से अभी रजिस्ट्री कैंसिल करा रहे हैं, भले अनुमति लेकर कराई उन्होंने सब चीज़ें, तो उनको हम लोग मौका दे रहे हैं। अगर कहीं बाधा उत्पन्न होगी कहीं भी तो डेफिनेटली ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ भी एफआईआर की जाएगी और ऐसे अशासकीय व्यक्तियों के खिलाफ भी एफआईआर की जाएगी। भूमाफिया से जुड़े मामलों में मेरा अंतिम सवाल था कि एक इंदौर में एक और चीज़ बड़े प्रचलन में है जो मुझे लगता है कि जिस पर भी अंकुश लगाने की पहल आपने शुरू कर दी, डायरी पर प्लाट की खरीद फरोख्त। आपने ये तो कह ही दिया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के माध्यम से जो घालमेल हुआ है उसको सुलझाने के बाद आप जो निजी कॉलोनाइजर्स ने जो घालमेल किए उस पर आपकी नज़र है, लेकिन ये डायरी के माध्यम से प्लाट की खरीद फरोख्त का इंदौर में बड़ा घालमेल चल रहा, बड़ा कारोबार चल रहा और हजारों लोग इससे पीड़ित हैं, परेशान हैं। आदमी एक बार जाल में उलझ जाता है इस जाल में तो फिर निकल नहीं पाता। इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, डायरी का जो प्रचलन है एब्सोल्युटली इलीगल है ये और गलत है। रेरा के आने के बाद और स्पेशली ये एक क्राइम हो जाता है। ये डायरी इसलिए चलाई जाती है कि आपने किसान से, किसी कॉलोनाइजर ने सौदा कर लिया, बिना पूरा पैसा दिए उसको उसके नाम से टीसीपी करा ली, नक्शे पास करा लिए और उसके बाद फिर आपने इन्वेस्टर्स को या मेंबर्स को डायरी पे प्लॉट बेच दिए ताकि उस राशि जो आएगी वो आप किस किसान को दे दें आप जो है। तो एक समय में अगर उसकी कैपेसिटी कॉलोनाइजर की 2 या 3 कॉलोनी की डेवलप करने की है, उसकी कैपिटल उसके बाद इतना है, अब वो जब पैसे के लालच में जब वो ज़्यादा करना चाहता है 10-15 कॉलोनी, तब ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये एब्सोल्युटली गलत है। इसमें समय दिया गया है, इस मुद्दे को रेस किया गया है। क्रेडाई के लोग मुझसे मिले थे, उनसे ही बोला है हमने कि आप भी अपने मेंबर्स को ही बोलिए और बाहर के भी लोगों को मैसेज करिए कि एब्सोल्युटली गलत है। आम जनता की भी गलती है इसमें, आम जनता को बिल्कुल आम जनता को सावधान रहने की ज़रूरत है। जो भी डायरी इनके पास में है, आप कॉलोनाइजर से प्रेशर बना के रजिस्ट्री करा लीजिए उसकी, और रजिस्ट्री नहीं करते हैं कॉलोनाइजर तो आप शिकायत कर सकते हैं उसकी। तो जनता को भी सावधान होने की ज़रूरत है। डायरी वाले मैटर्स को कन्वर्ट करा लेना चाहिए इनको रजिस्ट्री में और मौके पर आधिपत्य ले लेना चाहिए। आज इंदौर में क्रेडाई ने एक बहुत अच्छी पहल की है और क्रेडाई के प्रतिनिधिमंडल ने आपसे मिलकर कहा है कि हम अपने संस्थान के अंदर ही एक लोगों की समस्या की सुनवाई के लिए एक सेल बना रहे हैं और हमारे पास उस सेल में जो भी शिकायत आएगी हम उसका निराकरण करेंगे। उस पीड़ित व्यक्ति को संबंधित कॉलोनाइजर से राहत दिलाने की कोशिश करेंगे और यदि राहत नहीं दिला पाएंगे तो प्रशासन की मदद के लिए आगे आएंगे। इस पर क्रेडाई को इस प्रयासों के लिए मैं बधाई देता हूँ। इन लोगों ने आज इनका डेलीगेशन मिला था लीलाधर जी के नेतृत्व में और उसमें नवीन मेहता जी और संदीप श्रीवास्तव वगैरह सभी थे, उसमें और भी प्रतिष्ठित यहाँ के कॉलोनाइजर्स थे। उन लोगों ने ये क्रेडाई का एक उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रावधान है ग्रीवेंस रिड्रेसल का,
उसके तहत वो लोग एक फोरम कमेटी बना सकते हैं। उन लोगों ने 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है। उसके साथ साथ 2 अध्यक्ष और सेक्रेटरी भी उसके रहेंगे, 7 लोग रहेंगे। और वो लोग कुछ फ़ीस, निश्चित फ़ीस जमा करके, जो रीज़नेबल रखी है उन लोगों ने काफ़ी, और लोगों से कंप्लेंट्स बुलाएंगे जो कॉलोनी के प्लॉट्स हैं या मेंटेनेंस को लेकर के है। इसमें इनके पास कंप्लेंट्स बाकी ऐसी कॉलोनीज़ की भी आएगी जो उनके मेंबर्स नहीं हैं, उस कंप्लेंट्स को भी ये लोग ले रहे हैं। उन कंप्लेंट्स को हम लोग अलग से फिर एसडीएम को एलोकेट करके जो क्रेडाई के मेंबर्स नहीं हैं उनके निराकरण के लिए एसडीएम एलोकेट करेंगे, और जो क्रेडाई के मेंबर्स हैं, क्रेडाई की वो टीम उनसे उसका निराकरण कराएगी और सेटलमेंट कराएगी उनका। मनीष जी, 9 दिन बाद आप इंदौर कलेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण का दौर जब आप इंदौर आए तब बिल्कुल इंदौर को बहुत ज़्यादा हॉट पॉइंट माना जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां नियंत्रित हुई, प्रशासन को सख्ती करना पड़ी, प्रशासन लोगों की मदद के लिए भी आ गया और अंततः इंदौर कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हुआ। इस दौर में जब आपको समय मिला तो 2 मुख्य मुद्दे हैं जो जनता के बीच में बड़ी चर्चा में, कि इंदौर में राजस्व से जुड़े मामलों में जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, और ऐसा कहा जाता था कि बिना कलेक्ट्रेट में बिना दलाल की मदद लिए काम नहीं हो पाता। तो उस पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों में आप कितने कामयाब रहे? देखिए, वो सिस्टम ऐसा बन चुका था कि एक आम आदमी आना नहीं चाहता था। आम आदमी आता था तो परेशान होता था। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट्स का भी माइंडसेट, में ऐसा नहीं बोलूँगा गलत थे गवर्नमेंट सर्वेंट, उनका माइंडसेट भी ऐसा हो गया था कि कम देर बैठते थे ऑफिस में, कहीं प्रोटोकॉल में ड्यूटी में है, कहीं अन्यत्र ड्यूटी में है। वो लोग भी अगर एक साथ 3-4 काम दिए जाएंगे तहसीलदार, नायब तहसीलदार को, तो वो भी एक फोकस तरीके से रेवेन्यू वर्क में ध्यान नहीं दे पाएगा। तो उसमें हमने इनके सारे कामों से मुक्त किया इनको। अन्य डिपार्टमेंट्स के चोटीज़ को लगाया प्रोटोकॉल और अन ड्यूटीज़ में, और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एएसएलआर्स को फ्री किया कि वो रेवेन्यू वर्क करें लोगों के सोच, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे व्यक्तियों के केसेस भी रहते हैं, परेशान होते रहते हैं वो। प्लस जो दलालों का एक ग्रोह सक्रिय था पूरा, कि वो ले करके पूरा ठेका लेता था सारे डिपार्टमेंट्स का, उसमें भी कुछ जगह हम लोगों ने कार्रवाई की थी, और उसमें एफआईआर कराने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हाँ, उसमें केवल हम लोगों ने बॉन्ड भरवाए थे हम लोगों ने। उसका रिजल्ट अच्छा दिखा है मुझे। और जनता, देखिए, सब जनता के लिए चीज़ें हैं। जनता खुद अगर अपने राइट के लिए लड़ेगी, आज जनता आएगी कलेक्ट्रेट में, इन लोगों को काम करना पड़ेगा। सरकारी आदमी तनख्वाह ले रहा है तो जनता के लिए ले रहा है, कोई वो अगर जनता की सेवा कर रहा है तो उसको सरकार तनख्वाह दे रही है, प्रतिष्ठा दे रही है उस बात की। तो इसलिए जनता के लिए सब चीज़ें हैं ये, और जनता आए, अपना काम कराए। कहीं दिक्कत आती है तो हम लोग बैठे हैं, शिकायत कर सकती है जनता। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में मिलावटखोरी एक बड़ा मुद्दा बन गया था। अनाज में मिलावट, तेल में मिलावट, मसालों में मिलावट, ये एक बड़ा मुद्दा था। आपने लगातार अभियान चलाया, मिलावटखोर में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुई। क्या कुछ नियंत्रण करने में सफल रहे हैं उसको? इसमें हम लोगों ने 2 पार्ट पे काम किया था। एक तो हम लोगों ने रासुका एफआईआर भी की थी, जो बहुत ही ब्लैटेंट वायलेशन था क्वालिटी का, किसी भी खाद्य पदार्थ का। दूसरी तरफ हम लोगों ने इनके जो फूड सेफ्टी के जो अथॉरिटी है, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके माध्यम से ट्रेनिंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज कराए, कि कई लोगों को जैसे हाँ हाँ तो अलग अलग फील्ड के लोगों को ट्रेनिंग भी दिलवाई, उनको ये भी बताया कि क्या प्रोसेस अलाउ करता है, नियम के तहत क्या प्रोसेस करते हैं। जैसे दूध को एसिटिक एसिड से नहीं फाड़ना है, ये यहाँ लोगों को आइडिया नहीं था। ऑफकोर्स इसमें गलती, ये नहीं बोल सकते हैं कि उनकी गलती नहीं थी, दूध से फाड़ रहे थे वो। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कोई अगर बिजनेसमैन कर रहा है तो उससे संबंधित नियम, कायदे, कानून के उसको ज्ञान रहना जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं है उसको, उस पर कार्रवाई होती है तो बचत के रूप में वो साक्ष्य नहीं, एविडेंस के रूप में नहीं दे सकता है उसको। इसमें जो हमारा मानना है कि इन दोनों चीज़ों से लगभग बहुत सारे जो गलत लोग थे वो अभी तो फैक्ट्री वैक्ट्री बंद करके चले गए हैं वो लोग। तो मैंने सारे एसोसिएशन से यही बोला है कि वो इंश्योर करें कि जो ये गलत लोग थे जो बंद करके चले गए हैं, ये दोबारा कहीं चालू ना करेंगे। तो वो नज़र रखे हुए हैं वो लोग, अगर वो लोग चालू करेंगे तो फिर कार्रवाई करेंगे। बस 60 से 70% तक ऐसा लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया होगा। राशन माफिया के खिलाफ जो आपकी कार्रवाई हुई थी, उससे क्या आम जनता को राहत मिलने लगी है? ऐसा कहा जाता था कि आम जनता को ज़रूरत का सामान मिल ही नहीं पाता था, राशन माफिया जो है उस सामान को बेच देते थे। तो क्या फीडबैक आपके पास आ रहा है? जो फीडबैक मेरे पास आ रहा है जनप्रतिनिधियों से, या जो पुराने हमारे कॉरपोरेटर्स थे उनसे, या अन्य जनता के लोगों से, कि एटलीस्ट ये लोग सुनने लग गए हैं, दुकानों में बैठने लग गए हैं, जो समान अधिकार है चुपचाप दे रहे हैं इस समय लोगों को। और अगर कहीं कोई शिकायत आएगी, हम लोग अभी कोई शिकायत इस प्रकार की आई नहीं है जब से भरत दवे, श्याम दवे पे कार्रवाई हुई है।
उसके बाद से कोई शिकायत अब तक आई नहीं है, और अगर आएगी डेफिनेटली तो हम लोग ये कालाबाजारी अधिनियम में कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। ये थे इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह, जो 9 दिन बाद इंदौर के कलेक्टर के रूप में अपना 1 साल पूरा करने जा रहे हैं। इस 1 साल के दौरान कोरोना संक्रमण पर असरकारक नियंत्रण के साथ साथ इंदौर में भूमाफिया को नेस्तानबूद करने की कार्रवाई हुई। इंदौर में लोगों को मिलावटखोरों से राहत मिली, राशन माफिया को कुचला गया, और भी बहुत से ऐसे काम हुए जिससे जनता को बहुत राहत मिली है। मुझे लगता है कि जिस शहर में प्रशासन की सख्ती से जनता को राहत मिलने लगे वो कार्रवाई सबसे असरकारक होती है, और इंदौर में भी ऐसा ही हो रहा है। DGNA न्यूज़ से चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।